हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समरजित में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसका नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हो गया आपका, जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है कि कैन अ वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलोंग अ लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। तो बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ a इज इक्वल टू 5 k कैप, ओके। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 के बराबर, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है ना, नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे आपने एक मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया। अब देखो, अब इसका हम लोग अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट पूछे, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स एक्सिस, तो भाई सब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ये तो के है ना, के यानी कि जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग है। तो जब ये पूरी तरह से जेड एक्सिस के ही अलोंग है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस के पास भी इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए, ये भी जीरो हो जाएगा। तो देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये भी तो एक लाइन है ना, ये लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट जीरो हो रहा है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं हो रहा है, वो नॉन जीरो हो रहा है। और यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा वेक्टर हो सकता है जो किसी लाइन के अलोंग उसका कंपोनेंट जीरो हो, लेकिन फिर भी उसके पास मैग्नीट्यूड जो हो वो नॉन जीरो मैग्नीट्यूड हो, यानी कि उसके पास कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो। तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो कह रहा है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 किसी एक वेक्टर का एंगल है। तो एक वेक्टर बना लेते हैं पहले, कुछ ऐसा। ये आपका देख सकते हो, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं यहाँ पे। ये एक वेक्टर है कुछ ऐसे डायरेक्शन में, जो है ए। तो माइनस ए किधर होगा, माइनस ए जस्ट इधर साइड में होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा माइनस ए। अब देखो, अब आपसे पूछा गया कि एप्सिलॉन 1 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है, और एप्सिलॉन 2 जो है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बनाया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 1, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन 2। ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2, और देयरफॉर tan एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू tan एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ऐसे में हम लोग ये चीज तो शो कर दिए कि tan एप्सिलॉन 1 और tan एप्सिलॉन 2 इक्वल होता है। अब बोल रहा है कि थस गिविंग tan एप्सिलॉन, तो बिल्कुल भैया, जब tan एप्सिलॉन 1 और tan एप्सिलॉन 2 इक्वल है तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के दे देने से आप इसके स्पेसिफिक डायरेक्शन का तो पता नहीं ना लगा पाओगे, क्योंकि उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे वो दोनों तो इक्वल हो गया। अगर कोई भी एक एप्सिलॉन दिया रहे, 10 एप्सिलॉन, तो सिर्फ 10 एप्सिलॉन से आप उसका यूनिक डायरेक्शन पता नहीं लगा सकते हो। ठीक है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, कहीं ना कहीं इसका जो इंक्लिनेशन होता है वो सिर्फ पता करने से आपको ये चीज पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो 10 एप्सिलॉन उसका कोई भी यूनिक डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है अभी इस केस में। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये चीज हो गया। मेन क्वेश्चन यहाँ पे था आपको शो करने का, तो शो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। वैसे भी क्वेश्चन काफी शॉर्ट है तो ज्यादा कंसेप्ट नहीं रखना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि वेक्टर सम ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे इज यूनिट वेक्टर, इफ नो कैन यू मल्टीप्लाई दिस सम बाय स्केलर नंबर टू गेट अ यूनिट वेक्टर। तो चलिए ऐड करते हैं इसको। तो आई प्लस जे ऐड करेंगे तो अलजेब्रिकली तो करेंगे नहीं, कैसे करेंगे, फार्मूला से। रूट अंडर आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई का मैग्नीट्यूड प्लस जे का मैग्नीट्यूड और कॉस इंटू थीटा, ऐसा करेंगे। ठीक है। तो आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ही होगा। वन ही हो जाएगा। प्लस करते हैं 2 इंटू 1 का मैग्नीट्यूड 1, 1 का मैग्नीट्यूड आई, जे का मैग्नीट्यूड 1। अब देखो आई और जे जो है ना, आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, जे जो होता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। तो थीटा कितना होगा, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में थीटा 90 डिग्री का होता है ना। तो चलो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कह देते हैं 90 डिग्री।
अब देख लो यहाँ पे 1 तो 1 है, ये j के बदले भी हम लोग 1 लिख देंगे क्योंकि j का स्क्वायर 1 होता है, ये एक्चुअल में 1 ही लिखा हुआ है यहाँ पे। और प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ये क्या होता है, ये 0 होता है। cos 90 का वैल्यू आपके पास 0 होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। इसलिए आपके पास टोटल वैल्यू कितना आया, √2। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ i एंड j इज यूनिट वेक्टर, तो बोलोगे कि नो, वेक्टर सम ऑफ i एंड j इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। फिर बोला है कि अगर नहीं तो क्या आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय √2 से, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1 बाय √2, it will become a unit vector, यूनिट वेक्टर। चलो ये चीज हो गया, 1 बाय √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ कह रहा है कि ए आपके सामने कुछ ऐसा है, ए आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप। चलो तो आपको क्या बताना है कि कोई चार आपको बी वेक्टर लिखना है जिसमें ए जो हो वो बी के बराबर ना हो और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दोनों आपस में बराबर हो, ऐसा आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास a इज इक्वल टू 3i कैप है प्लस 4j कैप है। आपसे चार ऐसे वेक्टर पूछे जा रहे हैं जो a के बराबर नहीं हो, लेकिन उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक वेक्टर यहाँ पे लिख लूँ b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, 4k कैप। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो क्या लिख लेगा, 3 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका निकल जाएगा 5। देखो यहाँ पे 5 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करके आप 5 ला सकते हो। तो देखो यहाँ पे a और b वेक्टर इक्वल नहीं है क्योंकि 3 है x एक्सिस के डायरेक्शन में, इसका j में 4 है, यहाँ k में 4 है, यानी a वेक्टर जो है यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू b हो रहा है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो बराबर हो रहा है। तो ऐसे ही आपको चार वेक्टर लिखना है, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ये लिख सकते हो, या फिर 3i कैप माइनस 4k कैप लिख दो, ये भी चलेगा। या फिर b इज इक्वल टू 3k कैप माइनस 4j कैप ऐसा लिख दो। या फिर आप लिख सकते हो 3j कैप माइनस 4i कैप ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू 5j कैप, b इज इक्वल टू 5k कैप, b इज इक्वल टू 5i कैप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप ये सब भी लिख सकते हो, इन सभी में से b का वैल्यू कोई भी आपको 4 निकाल के लिखना रहता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b अगर हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई, ये तो आसान सा चीज है। ये देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट का आता है। ये हमेशा याद रखो कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेक्टर होता है, और डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर होता है, इसलिए ये जो होगा वो स्केलर हो जाएगा और ये जो होगा वो वेक्टर होगा, इसलिए ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ए हाँ विथ नो ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो फिर अगर बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द टू वेक्टर इज जीरो, क्या हो अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए, तो उस केस में हो सकता है अगर a इज इक्वल टू जीरो ले लोगे तो a क्रॉस b भी आपका जीरो हो जाएगा और a डॉट b भी आपका जीरो हो जाएगा, और इस केस में a क्रॉस b इक्वल हो जाएगा a डॉट b के। ठीक है, ये इस केस में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे कह रहा है कि a क्रॉस b आपका जीरो है, तो देखो a क्रॉस b जीरो है, तो a क्रॉस b अगर जीरो होगा तो इसका दो ही केस हो सकता है कि या तो ये दोनों वेक्टर a वेक्टर पैरेलल होगा b वेक्टर के, या तो a वेक्टर जो होगा एंटी पैरेलल ऑफ b वेक्टर। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लगेगा, सॉरी, बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर की या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। तो देखो जब ये पैरेलल होगा तब ये इक्वल होगा, जब ये एंटी पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं हो पाएगा।
ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही है। पैरेलल कब होगा? जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 180 के बराबर हो सकता है इस केस में, है ना। तो इस केस में आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो वो पैरेलल होगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 180 है तो ये एंटी पैरेलल होगा, जिसके कारण पहले केस में वो इक्वल हो जाएगा, दूसरे केस में इक्वल नहीं होगा। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या केस सामने आ रहा है कि a इज इक्वल टू 0 हो सकता है, b इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 आ रहा है। अगर इन दोनों को एक केस मान लें और इन दोनों को केस 2 मान लें, केस 2, और इसको हम लोग केस 1 मान लें, तो देखो इस केस में भी क्या हो रहा है? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। और यहाँ पे देख लो इस केस में भी a इज इक्वल टू b आ रहा है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया तो इस केस में ये पैरेलल होगा, यानी a इक्वल टू b हो सकता है। और अगर a थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होगी तो वो एंटी पैरेलल होगा, यानी डायरेक्शन ही सेम नहीं है। तो जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो तो इक्वल नहीं होगा ना, तो a इज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन का, जो कि है आपके सामने कुछ इस तरीके से। चलिए, तो आपके सामने दिया हुआ है कि a का वैल्यू आपके पास ये पता है, b का वैल्यू ये पता है, आपको पता करना है b इज इक्वल टू के, ऐसा नंबर हो सकता है क्या हमारे पास। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि b बाय a इज इक्वल टू के, ऐसा भी नंबर हो सकता है क्या। तो चलिए, इस क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलने वाला है, इसे ध्यान से देख लेना। तो a इज इक्वल टू 5 पे a माइनस 4j है, b आपके पास है माइनस 7.5i प्लस 6j। ओके, तो देखो b से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस 1.5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 5i माइनस 4j, ऐसा बचेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये नजर आ रहा होगा कि ये 5i माइनस 4j जो है वो a का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बदले a वेक्टर लगा सकते हैं। और आप ध्यान से देखो, ये चीज बिल्कुल आपके सामने आ गई, पहला का आपका सॉल्यूशन बनके तैयार है। तो b इज इक्वल टू के ए आपके सामने आ गया है, जहां पे k का जो वैल्यू है वो माइनस 1.5 है। तो ये चीज तो आपके पास पॉसिबल है। यस वी हैव, यहाँ पे आप लिख सकते हो यस वी हैव इट, ये चीज तो हमारे पास आ गई। अब सेकंड क्या कह रहा है? कैन वी से b बाय a इज इक्वल टू के। तो आप यहाँ से देखो, बहुत सारे महानुभवी स्टूडेंट होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे कि b इज इक्वल टू के ए, तो है ये है, a को हम लोग इस साइड में ले आते हैं तो b बाय a हो जाएगा और इधर बचेगा k, ये भी होगा। तो बिल्कुल ये मत करना, ये एकदम बंद करना। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ वेक्टर पॉसिबल नहीं है, डिवीजन ऑफ वेक्टर पॉसिबल नहीं होता है, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। इस डिवीजन ऑफ वेक्टर के ऊपर मैं चाहूं तो, अगर आप लोग चाहो तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना ये। बट अभी इतना याद रख लो कि वेक्टर का डिवीजन कभी नहीं होता है। कभी भी फ्यूचर में कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपसे पूछ दिया जाए तो यानी कि वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको उसका आंसर सोच समझ के देना है। वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए ये चीज जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज पॉसिबल होगा, ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। आई होप दिस वाज क्लियर एंड हमको लगता है कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव 1 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।